आई वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल न्यू विद्यापीठ। तो आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ योर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सबसे पहले अगर हम बात करें सेल साइकिल होता क्या है। सेल साइकिल एक सीक्वेंशियल इवेंट है जिसमें सेल सबसे पहले डुप्लीकेट करता है, यानी कि सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है लाइक योर साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स एंड अदर जीनोमिक मटेरियल, सबसे पहले उसका क्या होगा, सिंथेसिस होगी, है ना, उसका कंटेंट डुप्लीकेट करेगा एंड देन सेल स्टार्ट टू डिवाइडेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेल है वो डिवाइड करेगा एंड दे प्रोड्यूस अ डॉटर सेल। मीन्स कि ये हमारा सेल है, इसके अंदर जितना भी इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, इसका जीनोमिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए एटसेट्रा, उस सारे का क्या होगा, पहले तो उसका ग्रोथ होगा एंड देन सेल स्टार्ट टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस अ डॉटर सेल। तो ये एक बेसिक सा हम बात कर सकते हैं सेल के ऊपर। बेसिक फीचर की अगर बात करें तो सेल जो है क्या करता है, एक ग्रोथ करता है पहले तो, आफ्टर दैट ग्रोथ के बाद उसके अंदर जितना भी उसका डीएनए है उसका कंटेंट का क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा एंड देन डुप्लीकेशन होने के बाद अब सेल जो है वो क्या कर जाएगा, वो डिवाइड कर जाएगा। अगर हम इस एक नॉर्मल सेल की बात करें तो हम जनरली कंसीडर करते हैं एक यूकैरियोटिक सेल के ऊपर। हमारा जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल होता है उसकी अगर हम बात करें, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है बेसिकली जो सेल साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो वेरी करता है सेल टू सेल। फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसीडर अ ईस्ट सेल, तो ईस्ट के सेल के अंदर जो सेल साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 90 मिनट। एक 90 मिनट का ये टाइम पीरियड लेता है पूरी सेल साइकिल को कंप्लीट होने में और एक न्यू डॉटर सेल बनाने में। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन सेल, तो ह्यूमन सेल जो है वो 24 हावर्स का टाइम लेता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सेल साइकिल। अगर हम सेल साइकिल को कवर करें एक फ्लो चार्ट की हेल्प से तो हम देखते हैं कि हमारा जो सेल साइकिल है वो स्टार्ट होता है 2 फेज में। तो 2 फेज इंपॉर्टेंट रहेंगे जो कि सेल साइकिल में रहेंगे। नंबर 1 पे आएगा हमारे पास इंटरफेज एंड सेकंड पे हम कवर करेंगे एम फेज। इंटरफेज में जनरली हम क्या कंसीडर करते हैं कि हमारा जो सेल है वो इस टाइम पे क्या करता है, ग्रोथ करता है, सेल की ग्रोथ होती है। और एम फेज जिसे हम और क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग फेज भी इसको कहा जाता है, यानी कि डी फेज। अब इस एम फेज को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो ये डिवाइड होता है आपके 2 मेन फेजेस में। वन इज योर कैरियोकाइनेसिस एंड अनदर वन इज योर साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में होता क्या है, जो हमारा न्यूक्लियस है उसकी डिवाइडेशन होती है, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसकी डिवाइडिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है। और साइटोप्लाज्म यानी कि साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मीन्स डिवीजन, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का जो है वो डिवाइडेशन देखा जाता है। सबसे पहले हम कवर करेंगे इंटरफेज को। तो इंटरफेज डिवाइड है इनटू फर्दर डिफरेंट स्टेजेस में, जिसमें आता है G1 फेज, देन S फेज एंड देन G2 फेज। अगर हम इसको फ्लो चार्ट से समझेंगे तो सबसे पहले सेल की क्या होती है, G1 फेज। G1 फेज यानी कि फर्स्ट ग्रोथ फेज। फर्स्ट ग्रोथ फेज के बाद जो है सेल फर्दर नेक्स्ट स्टेज पे मूव ऑन करता है, दैट इज योर S फेज एंड देन G2 फेज। और G2 फेज के बाद हमारा सेल जो है वो मूव करता है हमारे M फेज में, यानी कि जहां पे सेल की फर्दर डिवाइडेशन स्टार्ट हो जाती है। तो G1 से लेके G2 तक हम बात करेंगे, ये हमारा रहा इंटर फेज, जहां पे सेल की क्या होगी, ग्रोथ होगी। और एम फेज में हमारे पास सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा।
अब हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो G1 में पाए जाते हैं, S में पाए जाते हैं और G2 में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे G1 फेज की। तो G1 फेज की अगर हम बात करें, जिसे हमने फर्स्ट ग्रोथ फेज कहा है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे G1 फेज में, G1 फेज में सबसे पहले हमारे पास सेल की क्या होगी, ग्रोथ यहाँ पे होगी। अब ग्रोथ में अगर हम बात करें तो जितना भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसका ग्रोथ होगा, उसका नंबर या उसका अमाउंट इंक्रीज करेगा। सेकंड अगर बात करें तो यहाँ पर ही हमारे पास जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स होती हैं लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, इन सारे ऑर्गेनेल्स का जो नंबर है या जो अमाउंट है वो भी क्या कर जाएगा, इसमें डबल करेगा। इसके अलावा जितने भी सेल के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं उनका भी यहाँ पे ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इवेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो G1 फेज है, कुछ एक सेल्स में क्या होता है कि सेल जो है फर्दर S फेज में मूव नहीं करता है। सेल जो है फर्दर अपने स्टेज को यहीं पे स्टॉप कर लेता है, जिसे हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज। मान लो कि कोई सेल है, अब उसको जो है फर्दर S फेज में मूव नहीं करना है, तो वहाँ पे हमारा सेल जो है फर्दर डिफरेंशिएशन को स्टॉप कर देता है और वो यहाँ पे अपने आप को एक पर्टिकुलर फंक्शन में परफॉर्म करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सेल जो है आगे चल के कोई नर्व सेल में कन्वर्ट हो रहा है, कोई सेल जो है वो मसल सेल बना रहा है। तो इस तरह से हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर वर्क में बिजी हो जाते हैं, जिसके कारण सेल जो है फर्दर S फेज में मूव नहीं करता है, जिसे हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज, या इसे कहा जाता है G0 फेज, ऑल्सो कॉल्ड क्विसेंट फेज। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, क्विसेंट फेज भी कहा जाता है। तो ये तो बात हुई कि अगर आपका सेल जो है वो रेस्टिंग पे है, सेल आगे फर्दर डिवाइड नहीं करना चाहता है, तो उसमें जो है वो सेल G0 फेज में आ जाता है। बट अगर हमारा सेल फर्दर जो है G1 के बाद फर्दर डिफरेंशिएट होता है तो वो मूव करता है नेक्स्ट S फेज के अंदर। तो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि S फेज में पाए जाते हैं। यहाँ पे S फेज की अगर हम बात करें तो S फेज, जिसको हमने सिंथेटिक फेज भी कहा है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट देखने को मिलता है DNA डुप्लीकेशन, यानी कि DNA का जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट कर जाता है। डुप्लीकेट यानी कि DNA से नए DNA का बनना, और इस प्रोसेस को कहा जाता है रेप्लिकेशन, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। यानी कि ये हमारे पास मान लो DNA है, इस DNA से नए DNA, एक DNA से 2 DNA के स्टैंड यहाँ पे बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, यानी कि DNA का सिंथेसिस होना मेन इवेंट यहाँ पे देखा जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास अमाउंट होता है DNA का, वो 2C से कन्वर्ट हो जाता है 4C में, यानी कि अमाउंट जो है DNA का बढ़ जाता है, लेकिन जो DNA का नंबर है वो रिमेन कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं बट द नंबर ऑफ DNA, या हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम, दे गेट रिमेन कांस्टेंट, वो जो है वो रिमेन कांस्टेंट ही रहता है। इसके अलावा हमारे पास जो DNA के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है,
हिस्टोन प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है ये भी कहाँ पाई जाती है, अगेन एस फेज के अंदर। अब ये हिस्टोन प्रोटीन की अगर हम बात करें तो इसका जो नेचर होता है वो होता है बेसिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बेसिक इन नेचर। अब ये बेसिक इसके नेचर का मीनिंग क्या है, क्योंकि हमारी जो प्रोटीन्स होती हैं वो बनी होती है अमाइनो एसिड से, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड याद रखने हैं, आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आर्जिनिन एंड लाइसिन अमाइनो एसिड जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हिस्टोन को बेसिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के अंदर हम देखते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। तो सेंट्रियोल की जो डुप्लीकेशन है ये होती है हमारे अगेन एस फेज के अंदर, सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन, क्योंकि सेंट्रियोल आगे चल के स्पिंडल्स की फॉर्मेशन करता है, इसीलिए ये सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है एस फेज में एनिमल सेल्स के अंदर। इसके बाद सेल जो है फर्दर ट्रांसफर होता है हमारे नेक्स्ट फेज में, दैट इज कॉल्ड G2 फेज। तो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट अकर इन G2 फेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे G2 फेज के बारे में। तो G2 फेज के जो इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास जो सेल है, सेल की जो ग्रोथ है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। इसके अलावा इस फेज में हमें जो है स्पिंडल फॉर्मेशन, जो स्पिंडल्स की फॉर्मेशन होनी है, ठीक है, जो आगे चल के सेंट्रियोल स्पिंडल बनाएगा। तो स्पिंडल की फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन का रोल होता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबिलिन। तो ट्यूबिलिन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे होती है, दैट विल अकर इन G2 फेज। और इसके अलावा अगर बात करें तो जितनी भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होती हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली लाइक योर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, ये सारी जो है वो इस वाले फेज में बनती हैं, यानी कि इनका जो नंबर है वो डुप्लीकेट या डबल कर जाता है हमारे G2 फेज में। तो ये थे हमारे पास इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट G1, S एंड G2। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ M फेज। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।